हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार छात्रों। आज हम सॉलिड को बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली जो हमने एक कक्षा देखी उसमें हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा, ठोस के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि पदार्थ को हमने किस तरीके से विभाजित किया है या उसकी रासायनिक प्रकृति पर किस तरीके से विभाजित किया है और उसके भौतिक प्रवृत्ति पर हमने उसे विभाजित किया है। तो जब हम बात करें भौतिक परिवर्तित पर विभाजन की, तो हमने उसमें ठोस, तरल और गैस में हमने उसको विभाजित किया है पदार्थ को। वहीं हम बात कर रहे थे ठोस अवस्था में। तो ठोस अवस्था में हमने उसके कुछ प्राकृतिक जो बिंदुएं हैं उनके बारे में बात करी है, जो उसका नेचर है सॉलिड में, पदार्थ का, मैटर का, उसको लेकर हमने चर्चा की। आगे हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यह देखते हैं कि किस तरीके से हमारे एग्जाम या परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। जिन बातों को मैं अंकित करूंगा या हाईलाइट करूंगा, चिन्हित करूंगा, तो आपको वह नोट डाउन करना है और उनको स्टार मार्क लगा देना है, जिससे जब भी आप परीक्षा में अपने रिवीजन करेंगे या उनका अभ्यास करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यह बातें महत्वपूर्ण हैं और हमारी परीक्षा में पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं और अन्य बिंदुओं के ऊपर जिनको हमें सॉलिड या ठोस पदार्थ में पढ़ना है। अब हम जानते हैं कि घनत्व यानी डेंसिटी। अब डेंसिटी को हमारा एक फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान और उसके नीचे क्या आएगा, आयतन। द्रव्यमान और आयतन। अब देखिए, जो ये डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, घनत्व का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत जरूरी होता है जब हम बात करें केमिस्ट्री में। अब मैं आपसे ये पूछूं कि कोई वस्तु तरल यानी पानी पे, या हम बात करें जल के ऊपर, कोई वस्तु तैर पाती है और कोई डूब जाती है। एक कील जिसका वजन एक पानी के बहुत बड़े जहाज से बहुत कम है, वह डूब जाती है पानी में। वहीं उससे लाखों गुना वजनी जो एक जहाज होता है पानी का, वह पानी पर तैरता है और अपने वजन के साथ साथ वह और भी उस पे सामान को ले जाता है। वह नहीं डूबता, बावजूद उसके एक कील डूब जाती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, जो हमारा मुख्य आधार होता है, वो होता है घनत्व का, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। अगर किसी का वॉल्यूम अगर आप बढ़ाते हो तो उसकी जो डेंसिटी है, जो उसका घनत्व है, वो कम हो जाता है। और आपने वॉल्यूम को इतना बढ़ा दिया कि जो उसका घनत्व पानी से कम हो गया, तो वह पानी पे तैर जाएगा। अगर घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा हो गया उस पदार्थ का या उस वस्तु का जो आप पानी पे रखते हैं, तो वह डूब जाएगी। तो यह एक आपको मैंने आधार दिया कि घनत्व किस लिए जरूरी होता है। और अधिकतर यह देखा गया है, छात्रों को परीक्षा के समय घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वही भूल जाते हैं। तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है। अणुओं के छोटे आयतन के कारण ठोसों में घनत्व अधिक होता है। यानी अब क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये एक ठोस पदार्थ है, तो इसमें जो अणु हैं ये बहुत नजदीक रखे गए हैं। इनके अंदर जो रिक्त स्थान है, जो खाली जगह है, वह बहुत कम है। और इनके अंदर आकर्षण बल अधिक है, तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो जिसकी वजह से इनका जो वॉल्यूम होता है वह कम हो जाता है। और वॉल्यूम कम होगा अगर दोनों मास, जितना हमारे पास ये है ठोस में है और इतना ही मैं इसको तरल में रखता हूं, तब हम देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। डेंसिटी यानी बात करें घनत्व की, तो आयतन कम होने की वजह से घनत्व बढ़ जाता है। वहीं अगर हम बात करें तरल में, ये हमारे ठोस हो गए, इसको हम बोल देते हैं सॉलिड, और ये हमारा लिक्विड यानी तरल हो गया। अगर हम बात करें तरल में, तो तरल में मास अगर हमने सेम रखा है, दोनों का द्रव्यमान हमने सेम रखा है, दोनों में द्रव्यमान एक समान है, तो जो यहाँ पर आयतन होता है या जो वॉल्यूम होता है, वह इससे हमारे जो ठोस पदार्थ हैं उससे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें गैप होता है और इनके बीच में खाली स्थान होता है, जिसकी वजह से इनका जो वॉल्यूम है वह बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो सादा
नज़दीक होने की वजह से स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी हम बात करें ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से जो हमारा घनत्व होता है ठोसों में वो बढ़ जाता है। ठोसों में संपीड़न और तापीय विस्तार की क्षमता सबसे कम होती है। यानी हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, यानी अब जो पहले से नज़दीक हैं अणु, तो उनको और नज़दीक नहीं लाया जा सकता, इसीलिए यह कंप्रेसिबल नहीं होते, यानी इसमें संपीड़न बहुत ना के बराबर देखा जाता है। अब आपको मैं हिंट देता हूँ। आपने पानी लिया और एक में आपने ईंट रखा उतना ही वजनी, तो जब आप पानी को कंप्रेस करेंगे, जब आप उसके ऊपर दबाव लगाएंगे तो पानी कंप्रेस हो सकता है, लेकिन जो ईंट आपने ली है आप उसके ऊपर दबाव लगाएंगे वह कंप्रेस नहीं हो पाएगी। तो आप इस बात को समझिए कि जो ठोस होते हैं उसमें कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़न बहुत ना के बराबर होता है और थर्मल एक्सपेंशन भी बहुत कम होता है। यानी फैलाव या विस्तार की बात करें, तापीय विस्तार की बात करें, वह कम होती है। हालांकि होती है, पर हम बात कर रहे हैं तुलना, या हम तुलना की बात कर रहे हैं किससे? तरल से और गैस से। तो तरल और गैसों के तुलनात्मक जो हमारे ठोस हैं उनके अंदर क्या होता है? संपीड़न बहुत कम होता है और उसके साथ साथ तापीय विस्तार भी बहुत कम होता है। जो हमारे ठोस हैं उनको हमने दो प्रकार से विभाजित किया है। एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है अमरफस। अब क्रिस्टलाइन और अमरफस क्या होता है? परमाणविक ठोस और अपरमाणविक ठोस। तो अब हम इसको जरा समझते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन की, क्रिस्टलाइन ठोस क्या होते हैं और वह किस तरीके से अलग होते हैं, या फिर ठोस को हमने दो दो हिस्सों में क्यों विभाजित किया, यह भी हमें समझना जरूरी है। देखिए, जो क्रिस्टलाइन ठोस में घटक कण होते हैं, यानी हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, जिन पार्टिकल्स यानी जिन कणों से वह बना है वह हमारे क्या होंगे? परमाणु यानी एटम होगा, अणु या मॉलिक्यूल्स होगा, या फिर आयन आयन हो सकते हैं। आयन हमारे होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, यानी चार्ज कण जिनके ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज होता है। तीन आयामी स्थान में एक निश्चित ज्यामितीय पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। यानी अगर हम बात करें जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये एक डेफिनेट का मतलब है कि इनके जो कण रखने का तरीका होगा, या इन क्रिस्टलाइन ठोस में जो आप कण देखोगे वह एक शेप में रखे जाते हैं, वह एक निश्चित स्थान पर रखे जाएंगे, डेफिनेट जगह रहेगी और उनके अंदर ज्योमेट्रिकल पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ज्योमेट्रिकल पैटर्न का मतलब समझिए कि अगर आप किसी भी ठोस और क्रिस्टलाइन ठोस को काटते हो तो वह एक जैसी ही उनकी जो आपको कटिंग है देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं इनके और भी ज्यादा प्रॉपर्टीज और इनके प्रकृति के बारे में। यह कर्म इतना नियमित होता है कि किसी एक स्थान पर व्यवस्थित जाने से किसी अन्य स्थान पर वह भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी यह इतना ज्यादा नियमित, यानी इतना ज्यादा रेगुलर और इस तरीके से ऑर्डर में रखे जाते हैं कि आपने इतने बड़े क्रिस्टलाइन ठोस के बारे में ना जानकर उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में आपने जानकारी रख ली, तो आप उस जानकारी के आधार पर उस पूरे ठोस के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। यानी जो क्वालिटी, जो आपको प्रकृति एक छोटे से हिस्से में मिलेगी, वही प्रकृति आपको पूरे ठोस में देखने को मिलेगी। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण जो हम चर्चा कर रहे हैं वो परीक्षा के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि परीक्षा में आमतौर पर क्रिस्टलाइन और अमरफस के डिफरेंस या फिर इनकी सिमिलैरिटीज को लेकर बात कर सकते हैं कि यह किस तरीके से अलग हैं, या फिर इनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनका क्या प्राकृतिक व्यवहार है, इसको लेकर भी बात की जाती है। इसे दीर्घकालिक क्रम कहा जाता है। दीर्घ का मतलब अगर आपने समझा हो तो लॉन्ग बोलते हैं, दूर बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अगर हम बात करें इंग्लिश में, इसको बोलते हैं हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दीर्घकालिक क्रम कहा जाता है। दीर्घकालिक क्रम इसको क्यों कहा जाता है, समझिए।
क्योंकि ये काफ़ी नियमित रूप से अपने स्थान पर रखे हुए होते हैं या फिर ये अपने नियमित स्थान पर फिक्स्ड होते हैं। अब यह पूरे एक क्रिस्टलाइन ठोस में, अगर आप किसी एक क्रिस्टलाइन ठोस की बात करें तो हर एक में यह नियमित रूप से हर जगह रखे रहेंगे, इसीलिए इनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। इनका जो ऑर्डर है, जो क्रम है, जो क्रम है, इसमें किसी तरीके का बदलाव देखने को नहीं मिलता है। क्रिस्टलाइन ठोस में तीव्र गलांक, निश्चित गलनांक की ऊष्मा और स्पष्ट विभाजन होता है। यानी अगर हम बात करें, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत शार्प होता है, यानी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन होता है और क्लीन कट क्लीवेज होता है। जरा आप समझिए, अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहीं से काटते हैं, क्रिस्टलाइन ठोस को अगर आप कहीं से काटते हैं, तो वह आपको एक स्पष्ट विभाजन देगा, आपको इर्रेगुलर शेप नहीं देगा। यानी आपको इस तरीके से एक सीधी लाइन देखने के लिए मिलेगी, ना कि इस तरीके से। जैसे लकड़ी है, लकड़ी जो होती है वह हमारी अमरफस सॉलिड है, वह क्रिस्टलाइन नहीं है, वो अमरफस ठोस है। तो जब आप लकड़ी को तोड़ोगे तो वह एक फिक्स्ड पैटर्न में नहीं होती है। वहीं बात करें हम हीरा की, अगर हम बात करते हैं तो हीरा हमारा जो होता है क्रिस्टलाइन ठोस होता है। तो अभी हम और भी आगे विस्तार में बात करेंगे कि किन जो ठोस हैं उनको हम क्रिस्टलाइन रखते हैं और किसको हम अमरफस में रखते हैं। ये वास्तविक ठोस होते हैं, यानी जो हमारे ट्रू सॉलिड्स होते हैं। वास्तविक ठोस हम किन्हें कहते हैं? क्रिस्टलाइन ठोस को हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, यानी एनआइसोट्रोपिक प्रकृति के होते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमने की है कि ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं, एनआइसोट्रोपिक प्रकृति होती है। क्या होती है एनआइसोट्रोपिक प्रकृति? यानी कि इनके कुछ भौतिक गुण जैसे कि विद्युत, अब याद रखिएगा एनआइसोट्रोपिक में क्या आता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक की एक कृमि ही क्रिस्टल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर्ड अलोंग अ डिफरेंट डायरेक्शन इन सेम क्रिस्टल। यानी अगर आप विभिन्न दिशाओं में मापने जाएं या मापे जाने पर विभिन्न मान दिखते हैं, यानी अलग दिशाओं में अलग मान देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा एनाइसोट्रोपिक इनका नेचर होता है। यह विभिन्न दिशाओं में कणों की विभिन्न व्यवस्था में उत्पन्न होते हैं, यानी दे राइजेस फ्रॉम डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यानी विभिन्न दिशाओं में जो हमें कण देखने के लिए मिलेंगे वो विभिन्न अवस्था में उत्पन्न होते हुए दिखेंगे। क्रिस्टलीय ठोस के कुछ उदाहरण हैं सोडियम क्लोराइड, नमक, जो आपका नमक है जो आप खाते हैं वह हमारे क्रिस्टलियन ठोस है। कैल्शियम फ्लोराइड CF2, इनका जो ये फॉर्मूला है, जो इनका केमिकल फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारा सादा नमक होता है, जो नमक खाने में उपयोगी होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। क्वार्ट्ज, हीरा, ग्रेफाइट, बर्फ, जिंक, सल्फाइड, सल्फाइड को हम ZnS बोलते हैं, आदि। तो ये सब हमारे क्या हैं? ये हमारे ठोस क्रिस्टलीय ठोस हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अमरफस ठोस की बात करते हैं। अमरफस ठोस में घटक कण नियमित तरीके से व्यवस्थित नहीं होते। पहला जो हमारा अंतर हो जाता है वो हमें यही देखने के लिए मिलता है, जो यहाँ पर घटक कण हमें रखे गए हैं, जो हमने घटक कण हमें देखने को मिल रहे हैं अमरफस ठोस में, वह नियमित रूप से नहीं होते हैं, वह नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं, यानी वो एक रेगुलर फैशन में रखे नहीं जाते, एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होते। वास्तव में अमरफस ठोस बहुत अधिक ठंडे तरल पदार्थ होते हैं जिनकी शांति बहुत अधिक होती है। अब इस बात को जरा समझिएगा, और उन्हें सूडो ठोस कहा जाता है। अब ये जरा शब्द समझिए, ठंडे तरल पदार्थ और जिनकी शांति बहुत अधिक होती है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, जो आप कांच देखते हैं यह सॉलिड नहीं है, इसको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड।
अत्यधिक ठंडे तरल। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का एक अध्ययन किया गया था। जो पुरानी बिल्डिंग होती हैं, जो पुरानी इमारतें होती हैं, उनमें हमें देखने को मिला कि जो कांच की खिड़कियां थी या फिर जहां पर वह कांच उपयोग किया गया था, जो 100-200 साल पुरानी इमारतें थी, तो कांच ऊपर से पतला था। ये जो कांच इस तरीके से किसी जो इमारत है उसमें लग रहा है, ऊपर से पतला था और नीचे से मोटा था ये कांच। ऐसा कब हुआ होगा कि ग्रेविटी की वजह से जो इसके कण थे, यह नीचे की तरफ चलना शुरू करें और नीचे की तरफ जो है इकट्ठा हो गए, एकत्रित हो गए, जिसकी वजह से उसका जो निचला हिस्सा है वह ठोस, वह ज्यादा मोटा हो गया और ऊपर का हिस्सा वह पतला हो गया। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो हमारे अमरफस सॉलिड होते हैं, अमरफस ठोस होते हैं, यह पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होते, इसीलिए हम इनको सूडो का मतलब होता है नकली, फॉल्स, सूडो सॉलिड्स बोलते हैं। और वहीं हमने बात करी थी जो हमारे वास्तविक ठोस कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन ठोस। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। इससे कुछ बहुत पुराने घरों की खिड़की के शीशे की परत के नीचे से अधिक मोटी पाई जाने की तथ्य में समर्थित किया जाता है, जो दिखता है कि शीशा कुछ तरलात होती है। यानी अभी जो मैंने आपको बात बताई कि जो पुराने घर होते हैं या फिर जो पुरानी इमारतें होती हैं, उसमें हमें देखने को मिला कि जो शीशा है वह ऊपर से पतला है और नीचे से मोटा है। अमरफस ठोस प्रकृति में समानांतर होते हैं। तो अमरफस ठोस क्या होते हैं, ये आइसोट्रोपिक होते हैं, समानांतर होते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर आप किसी भी दिशा में जाओगे, आपको एक जैसी ही प्रकृति देखने के लिए मिलेगी। वहां पर वह एनआइसोट्रोपिक इन नेचर थे, यानी वह असमांतर थे। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर आप अलग दिशाओं में जाओगे तो अलग तरीके की आपको प्रकृति देखने के लिए मिलेगी। यह इसलिए है क्योंकि इनमें कोई दीर्घकालिक यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है, जो कि हमारे क्रिस्टलाइन ठोस में था। कर्म नहीं होता है और व्यवस्था सभी दिशाओं में अनियमित होती है, और इनकी जो व्यवस्था होती है इस सारी दिशाओं में अनियमित होती है। इसीलिए किसी भी भौतिक गुण धर्म का मान किसी भी दिशा में समान होगा। अमरफस ठोस के उदाहरण है कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। तो जो कांच, रबर और प्लास्टिक आदि होते हैं, ये हमारे अमरफस ठोस होते हैं। अमरफस सिलिकॉन सूर्य प्रकाश को बिजली से परिवर्तित करने के लिए उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ फोटोवोल्टिक सामग्री में से एक है। यानी अब हम बात करें अमरफस सिलिकॉन जो होता है, ये क्या काम करता है। अमरफस सिलिकॉन यह एक सबसे अच्छा उदाहरण है क्या करने का, जो वोलेटिक मटेरियल होते हैं। फोटोवोल्टिक मटेरियल समझिए, यहाँ पर एक बहुत आपको एक अच्छा पॉइंट मिला है जो आपको अपनी परीक्षा में याद रखना है। अमरफस सिलिकॉन याद रखिएगा, क्या है ये, सूर्य प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने के लिए उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ फोटोवोल्टिक सामग्री। यानी सनलाइट को बिजली में बदलने के लिए, तो जो आप घर पे देखते हैं ना सोलर पैनल, तो इन सोलर पैनल के अंदर अमरफस सिलिकॉन होता है। ये जो आपकी जो सूरज की जो गर्मी है, जो ऊष्मा है, जो सनलाइट है, उसको आप क्या करता है, ये अमरफस सिलिकॉन आपके लिए इसको बिजली में, इसको विद्युत में बदलता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तरल पदार्थ को लेकर। अब हमने जो है ठोस पदार्थ को लेकर बात कर ली, अब हम बात करेंगे तरल पदार्थ को लेकर। तरल पदार्थ क्या होते हैं और किस तरीके से हम इनका उपयोग करते हैं। तरल पदार्थों में अंतराणु दूरियां ठोसों की तुलना में अधिक होती हैं, लेकिन गैस की तुलना में कम होती हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही और शुरुआत में भी बताया था जब हमने भौतिक विभाजन की बात करी थी ठोसों को लेकर, कि जो दूरियां हैं, यह दूरियां जो अंतराणु यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जो यानी इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर की जो दूरियां हैं, यह दूरियां ही इनका जो भौतिक व्यवहार है या फिर भौतिक परिवर्तन जो हमारा प्रकृति है, यह इनके ऊपर निर्भर करती है। तो भौतिक प्रवृत्ति किस पे निर्भर करती है, अंतराणु दूरियों के ऊपर, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या स्पेस पे।
इस प्रकार तरल पदार्थों में अंतराणु आकर्षण बल ठोस में होने वाले बल से कमजोर होते हैं। तो दूरियों की वजह से इनके अंदर जो आकर्षण है, जो अंतराणु आकर्षण है, जो हमारे तरल पदार्थ हैं, इनके अंदर जो अणु यूज करे गए हैं, जो इनके अंदर अणुओं का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी मदद से तरल पदार्थ बना है, तो इनके अंदर अंतराणु आकर्षण बल जो होता है वह ठोसों की तुलना में कमजोर होता है, कम होता है, पर गैस की तुलना में अधिक होता है। एक तरल पदार्थ के अणुओं की गति की आजादी अधिक होती है। अब इसको मतलब समझिए, ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यानी गति की आजादी। अब ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, यह ट्रांसलेटरी हो सकते हैं, रोटेटरी हो सकते हैं, और वहां पर वो कंपनित सिर्फ कंपन कर रहे थे, यहाँ पर ये कंपन ना होकर अपने ही स्थान पर घूम सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, यानी इनको गति की आजादी अधिक होती है। किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में। आगे बढ़ते हैं। वे कंपनी गति के अलावा, तो हम बात कर रहे थे उनका वाइब्रेटरी मोशन, यानी वह सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन कर रहे थे, लेकिन अलावा कुछ अनुवादी और ग्रहणु गतियां भी रखते हैं। अब ये बात करते हैं, ये सिर्फ कंपनी गति कौन रख रहे थे? ठोस। लेकिन जो हमारे तरल हैं, इनके पास जो कंपन गति है वो भी है, इनके पास अनुवादी गति भी है, इनके पास घूर्णन गतियां भी हैं। और हम आगे बढ़ें तो तरल पदार्थों के अणुओं की ऊर्जा ठोस पदार्थों के अणुओं की तुलना में अधिक होती है। जो हमारे तरल पदार्थ हैं कि जो इनमें जो ऊर्जा होती है, देखिए जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैव हायर एनर्जी, इनमें ऊर्जा क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि यह एक जगह से दूसरे जगह पर जा पाते हैं, इनके पास मूवमेंट करने की आजादी होती है, जिसकी वजह से इनके पास ऊर्जा ज्यादा होती है। वहीं बात करें हम, तरल पदार्थों की कोई निश्चित आकार नहीं होते और लेकिन निश्चित मात्रा होती है। बिल्कुल, देखिए निश्चित आकार नहीं होता है इनका, यह बात आप समझिए। कैसे? आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपकी माता जी या घर पे कोई आप हो या आपके जो कोई भाई बहन हो, तो घर पे आप दूध लेके आते हैं अपने पीने के लिए। अब दूध आप दो तरीके से लाते हैं, या तो आप दूध का एक पैकेट खरीदा, या आपने बोतल खरीदी, या फिर आप गए और दूध वाले से अपनी डिब्बी या डोलची किसी में भी हो, आपने दूध लेके आए। तो अब वही 1 लीटर दूध एक पैकेट में भी है, एक बोतल में भी है और एक डिब्बे में भी है। अब उसकी आकार अनिश्चित है। कैसे? पैकेट में आकार कुछ और है, डिब्बे में आकार उसकी सिलेंड्रिकल आकार होगी, पैकेट में उसका कुछ क्यूबॉइडल आकार हो गया, वहीं बोतल में उसकी और छोटी लंबी बड़ी आकार हो गई। और वहीं आप बात करें मात्रा की बिल्कुल जो है मात्रा निश्चित है, सभी में 1-1 लीटर दूध है। तो जो हमारे तरल पदार्थ होते हैं, उदाहरण के तौर पे समझिए, यह बोतल है, इसके अंदर हम बात करें आधा लीटर पानी आ जाता है, या आधा लीटर से थोड़ा अधिक पानी आ जाता है। अब ये जो पानी है जो इस बोतल के अंदर आएगा, उस पानी का जो आकार होगा वह इस बोतल के आकार के समान होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये बोतल बनी है, यहाँ से पतली है, तो यहाँ पर पानी भी आपको पतला दिखेगा, यहाँ पर आपको बड़ा दिखेगा, यहाँ पर भी बड़ा दिखेगा। तो इस बोतल के आधार पर भी पानी अपना रूप बदल देगा। लेकिन क्या मात्रा पानी की 1 लीटर से ज्यादा होगी? जो भी इसकी मात्रा है बोतल की, क्या इस बोतल की मात्रा से पानी की मात्रा ज्यादा होगी? नहीं, मात्रा उतनी ही रहेगी, बस उसका जो आकार है वह एक समान नहीं होता, वह निश्चित नहीं होता है। तरल का आकार निश्चित होता है कि वह किस में रखा गया है, इस बात को लेकर। यह बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यों में संपीड़न क्षमता और तापीय विस्तार ठोसों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। अब देखिए, द्रव्यों कह लो या फिर आप तरल कह दो, तो इनमें जो संपीड़न की क्षमता होती है, यानी कंप्रेसिबिलिटी, इनमें कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है, और इनके अंदर थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होता है, यानी अगर इनको हीट करा जाए तो ये फैल जाएंगे। जैसे पानी को अगर आप हीट करते हो तो क्या बनता है? पानी वेपर बन जाता है। वेपर बनने की वजह से, वाष्प बनने की वजह से वह और बड़ा आकार कर लेता है। कैसे? इस बात को समझिए कि आपने अभी समझा कि जो गति की आजादी है, जो द्रव्य हो गए या फिर जो तरल हो गए, इनमें गति की आजादी ज्यादा होती है, और जब आप इनको ऊर्जा देते हैं, जब आप इनको हीट देते हैं, ऊर्जा देते हैं,
इनके ऊर्जा मिलने के कारण उनके अंदर जो उसके अणु हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर भी ऊर्जा आ जाती है। अब वो ऊर्जा आ गई, अब वह ऊर्जा को समा नहीं पाएंगे, उस ऊर्जा की वजह से उनके अंदर गति होने लगेगी। गति होने लगेगी तो इस वजह से वो फैलने का जो है काम करेंगे, विस्तार होने का काम करेंगे। तो इसकी वजह से इनके अंदर तापीय विस्तार ठोसों की तुलना में ज्यादा होता है और संपीड़न क्षमता भी होती है, यानी आप इनको कंप्रेस भी कर सकते हो क्योंकि इनके बीच में दूरियां हैं। तो दूरियों को आप कंप्रेस यानी बल लगा के आपने क्या करा, इन दूरियों को कम करा, तो ये कंप्रेसिबल भी होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? देखिए, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, शराब हो गया। तो यह एक इसका कॉमन एग्जाम्पल आपको अभी देखने को मिला। अब हम बात करते हैं गैसों के बारे में भी बात कर लेते हैं। गैस क्या है? गैस में अणु एक दूसरे से पर्याप्त रूप से दूर होते हैं। यह बिल्कुल सत्य कथन है। अगर यह दूर नहीं होते तो क्या आप चल पाते? बिल्कुल नहीं चल पाते, क्योंकि वायुमंडल में क्या है, गैस ही तो है सब। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब गैस है। तो लेकिन इन गैस के अंदर जो इनके अणुओं की जो दूरियां हैं, यह एक पर्याप्त रूप से हैं, यानी अच्छी खासी इनके बीच में दूरियां हैं। तो आंतरिक दूरियां में क्रम में होती हैं, इसीलिए गैसों में आंतरिक बल का आकर्षण लगभग नगण्य होता है, यानी इनके बीच में जो बल है वह बहुत कम होता है। बड़ी आंतरिक दूरी और नगण्य आंतरिक बल के कारण गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है, ना ही निश्चित आकार होता है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और ना के बराबर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल ना होने की वजह से क्या होता है, इनका ना ही कोई एक शेप होता है, ना ही एक वॉल्यूम होता है। आप इस बात को समझिए। वह पूरी तरह से उस कंटेनर के आधार धारण करते हैं, यानी वो क्या है, जो आप कंटेनर में जिसमें आपने गैस को रखा है, यानी देखिए खाली कंटेनर है, उसके अंदर आपने गैस को रखा। गैस सिलेंडर आपने देखा होगा, गैस सिलेंडर के अंदर जो हमारा क्या रखा जाता है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट। तो उसके अंदर गैस को कंप्रेस करके भरा जाता है। तो उस कंप्रेस की वजह से गैस की शेप भी उस सिलेंडर की शेप की बराबर होती है। जैसा हुआ सिलेंडर है, कंटेनर है, उसकी शेप के बराबर होगी। उसका जो आधार होगा, या फिर उसकी हम बात करें, उसके अंदर जिस तरीके से वो कंटेनर में रखा गया है, उसका आयतन, उसका वॉल्यूम, उसका जो शेप है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, उस कंटेनर के ऊपर जिसमें गैस को रखा गया है। गैस के अणुओं में बड़ी घूर्णन, कंपन और स्थान निरंतरण गतियां होती हैं, यानी वह कंपन ज्यादा कर सकते हैं, वह घूर्णन यानी रोटेटरी घूम सकते हैं, या फिर स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह सबसे ज्यादा जा सकते हैं। गैसीय अणु सबसे ऊर्जावान होते हैं। गैसीय अणु के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, क्योंकि इनके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब हम बात करें मूवमेंट, यानी मूवमेंट करने की जो मात्रा है, जो गति की जो मात्रा है, वह सबसे ज्यादा, आजादी सबसे ज्यादा होती है। उनमें उच्च पीड़न, यानी इनके अंदर उच्च संपीड़न और तापीय विस्तार की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, संपीड़न की बात करें, तो गैस में सबसे ज्यादा संपीड़न होता है। और थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो गैस के अंदर सबसे ज्यादा थर्मल आपको एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा। गैस ठोसों और तरल पदार्थों की तुलना में अत्यधिक संपीड़न योग्य होती हैं, यानी सबसे ज्यादा अगर संपीड़न की बात करें तो गैस होंगी, इसके बाद तरल या द्रव्य, या फिर उसके बाद जो होगा ठोस होगा, जिसके अंदर सबसे कम होता है। जो डार्विक पेट्रोलियम गैस है, देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको आप सिर्फ लिक्विफाइड पेट्रोलियम करिएगा, लिक्विड को हिंदी में नहीं पढ़िएगा, सिर्फ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर हम घर में पकाने के लिए मिलता है, या अस्पताल में सिलेंडरों की आपूर्ति की जाने वाले ऑक्सीजन के सिलेंडर आगे देखा होगा आपने, कोविड के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो उसके सिलेंडर्स में ऑक्सीजन भर के दी गई। ऑक्सीजन किस में दी जा रही थी? सिलेंडर में दी जा रही थी। तो ये सब कंप्रेस्ड गैस होती है, इनको संपीड़न इनका जो है बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए इनको सिलेंडर में भर के रखा जाता है। संपीड़न प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल हम गैस की बात करें, सीएनजी की बात करें, इन दिनों में सबसे ज्यादा वाहनों में ईंधन के रूप में सबसे उपयोगी कौन सी होती है? सीएनजी होती है।
इसकी उच्च संपीड़न योग्यता के कारण ये एक गैस की बड़ी मात्रा को एक छोटे से सिलेंडर में संपीड़न करके आसानी से परिवहन में किया जाता है। यानी एक इतने बड़े सिलेंडर के अंदर बहुत ज़्यादा गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करके रख देते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा इसको हम स्टोर करके एक गाड़ी में अपने को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो आपने देखा होगा सीएनजी के जो वाहन हैं उनकी संख्याओं में वृद्धि हुई है, क्योंकि अब जो डीजल के वाहन हैं वो बंद कर दिए गए हैं और सारे वाहनों पे पेट्रोल में शुरू कर दिया गया है। तो इसलिए सीएनजी थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और वो हमारा क्लीन फ्यूल हम उसे कहते हैं। सामान्य उदाहरण वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। तो यह सब हमारे क्या है, ये सब हमारे गैस के रूप हैं। तो यहाँ तक हमने ठोस को पढ़ा, यहाँ तक हमने गैस को पढ़ा और हमने तरल को पढ़ा। आने वाली कक्षा में हम और भी ज़्यादा हम मैटर को समझेंगे, पदार्थ को समझेंगे और इसके और विभिन्न रूपों को समझेंगे। शुक्रिया।